बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल, जिसमें से एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं और एक को डिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं। अब ये रिलेशन है किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान। सिंपल डेफिनेशन जो हम अगर फंक्शन की समझें तो वो ये है कि द रिलेशन और कॉरस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, यानी एक रिलेशन या एक मुताबिकत जिसमें जो x की तमाम वैल्यू के क्रॉसपोंडेंस y की एक यूनिक वैल्यू हो, यानी y की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, कि एक रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब x की तमाम वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करे, तब आप एक रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। यानी हम x की एक वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 4 प्लस 2, दैट इज 6। यानी x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास y की एक यूनिक वैल्यू मौजूद है। यूनिक वैल्यू से ये मुराद कि हमारे पास जो y की वैल्यू आए सिर्फ एक ही हो, सिंगल हो, वन वैल्यू हो। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं एक ऐसे रिलेशन को कि जो फंक्शन नहीं है। y, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 4, तो हमारे पास आंसर आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 8, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 8, दिस इज 16। और यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, प्लस माइनस 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की एक वैल्यू के क्रॉसपोंडेंस हमारे पास y की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है। तो चले हम देखते हैं कि बुक में हमारे पास क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। बुक में हमारे पास डेफिनेशन है कि फंक्शन इज अ रूल और क्रॉसपोंडेंस रिलेटिंग टू सेट इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट corresponds to one and only one element in the second set। एंड एक और डेफिनेशन है हमारे पास, अ फंक्शन f from a set x to y is a rule or a correspondence that assigns to each element x in capital X a unique element y in capital Y। यानी बुक में हमारे पास जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू सेट दी गई है। जैसे कि हम 10th क्लास में भी सेट को पढ़ के आए हैं, तो उसमें भी हमारे पास फंक्शन लास्ट एक्सरसाइज में आया था, जिसमें हमने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। फिर उससे हमने बाइनरी रिलेशन बनाए थे और उन बाइनरी रिलेशन में से कुछ को हम फंक्शन कह देते थे और कुछ फंक्शन नहीं होते थे। तो ये डेफिनेशन बेस करती है उन सेट पे कि हमारे पास दो कोई नॉन एम्प्टी सेट हों, ठीक है, तो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्रॉसपोंडेंस वन एंड ओनली वन एलिमेंट रखते हों सेकंड सेट में, तो हम उस रूल को या उस क्रॉसपोंडेंस ऑफ सेट्स को फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हम फंक्शन की नोटेशन देख लेते हैं कि फंक्शन को किन किन तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो फर्स्ट नोटेशन है फंक्शन की y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अ स्विस मैथमेटिशियन Euler invent this notation y is equal to f of x, and we read as y is equal to f of x. Next we also write f is a function from x to y। इसको हम अकॉर्डिंग टू सेट समझते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसको हम नाम दे देते हैं x का,
दैट इज ए बी एंड सी, एंड एक और सेट है हमारे पास y having element 1 2 and 3, and the relation between x to y is a function if each element in set x corresponding a unique element in y, then this relation will become a function, and we read as f is a function from x to y, and this is a mapping. So function is also called a mapping from x to y. तो हम एक फंक्शन को इस नोटेशन में भी पढ़ सकते हैं कि फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y. Next, domain and range of the function. These two terms are very important for the competitive exams, for entry test and all exams related to the maths and higher study. For the above notation, x is called the domain. फंक्शन की इस नोटेशन में x को हम डोमेन कहते हैं एंड y को हम कोडोमेन कहते हैं. बेसिकली मैपिंग ऑफ द फंक्शन में ये जो हमारा सेट x है दैट इज कॉल्ड डोमेन, एंड जो सेट y है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 2 3. लेट्स सपोज अगर हमारे पास इस सेट में एक और एलिमेंट हो 4, तो हम इस सेट को तो कोडोमेन कहेंगे, बट अगर वो 4 इस फंक्शन में हिस्सा ना ले रहा हो देन फिर हम रेंज ऑफ द सेट में 1 2 3 ही लिखेंगे, यानी रेंज ऑफ द सेट वही एलिमेंट होंगे जो फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन. जी, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि इस अबव नोटेशन में x को हम डोमेन सेट कहते हैं एंड वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ y. ये जो अबव नोटेशन है हमारे पास, इसमें जो कैपिटल x है इज कॉल्ड डोमेन, इसको हम डोमेन कहेंगे ऑफ द फंक्शन, एंड जो वेरिएबल x है यानी इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे हमारे पास, जो इनके इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे हमारे पास x y z, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास जो नोटेशन में y है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, एंड इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे स्मॉल y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन, और इनको हम सेट ऑफ इमेजेस भी कहते हैं. यानी अगर हम फर्दर देखें तो डोमेन बेसिकली इनपुट ऑफ द फंक्शंस है एंड रेंज आउटपुट. यानी अगर हम एक फंक्शन को एक कंप्यूटिंग मशीन कंसीडर कर लें जिसमें x को एज एन इनपुट लिया जा रहा है एंड आफ्टर ऑपरेट प्रोड्यूस one output that is y. All those values that can be put in the function is called domain, and all those values that is the answer of the function is called range. यानी हम सादा लफ्जों में ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो तमाम वैल्यूज जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं, एंड उनके करस्पॉन्डेंस जो हमें फंक्शन से आंसर मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं. डोमेन एंड रेंज फंक्शंस के दो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं. इन पर फर्दर एक एक्सप्लेन वीडियो इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूंगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द फंक्शंस पर. बेसिकली जो टाइप्स ऑफ द फंक्शन आपने पढ़ी हैं 10th क्लास में 1 2 into on to, वो बेसिकली फंक्शन की बेसिक टाइप है. अब हम अलजेब्रिक नोटेशन में आकर, अलजेब्रिक फॉर्मेशन में आकर हम देखेंगे कि फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. फर्स्ट जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कह देते हैं. क्या फंक्शन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus up to so on plus a1x plus a naught is called polynomial function where an does not equal to 0, यानी ये जो कोफिशिएंट हैं 0 नहीं होने चाहिए, and n is नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये जो हमारे पास n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर ये नेगेटिव होगा देन ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं बनेगा, सो फिर ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा.
अब इस पोलिनोमियल फंक्शन से हम फंक्शन की फर्दर टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है कि ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो, यानी डिग्री 1 रखने वाला जो पोलिनोमियल फंक्शन होगा उसको हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। यानी डिग्री 1 रखने वाला जो पोलिनोमियल फंक्शन होगा उसको हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। अब आप खुद इसमें डिग्री 1 रख लें, यानी कैसे कि आप n की वैल्यू 1 रख दें। जो ही आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आ जाती है ax प्लस b। ए नॉट को हमने b कह दिया, यानी कि जो कांस्टेंट है वैल्यू एक रियल नंबर है उसको हमने b कह दिया। तो हमारे पास ये लीनियर की जर्नल नोटेशन है, जर्नल फॉर्म है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होगा, जो कि हमने पोलिनोमियल फंक्शन में भी पढ़ा है कि कोफिशिएंट हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, और ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। लीनियर फंक्शन के चंद इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट, जो डोमेन ऑफ द लीनियर फंक्शन होगी वो ऑलवेज रियल नंबर होगी, यानी इसमें हम किसी भी किस्म का नंबर रियल नंबर पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में। ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, ये डिफाइंड रहेगा। डोमेन जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं उसको डोमेन कहा जाता है, यानी x की जगह पे हम तमाम रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेंज जो है, रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन भी रियल नंबर होगी, यानी हमारे पास रियल नंबर पुट करने पर आंसर एक रियल नंबर ही आएगा हमेशा। जब भी हम x की जगह कोई भी वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर आएगा वो हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये है फॉर एनी सेट x अ फंक्शन जिसकी करस्पॉन्डेंस x टू x रहेगी। अब x टू x फंक्शन करस्पॉन्डेंस से मुराद कि आप जब फंक्शन में x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर वही वैल्यू आएगी, यानी आपके पास एक फंक्शन है i ऑफ x इज इक्वल टू x, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x जो कि कैपिटल X से ली गई हैं, जितनी भी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में हमारे पास x का आंसर वही आएगा जो वैल्यू हम पुट करेंगे। तो इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x। अब देखें x की हम जो वैल्यू पुट करेंगे y की वही वैल्यू आ जाएगी, यानी x की अगर हम वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यानी जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे वही डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस करस्पॉन्डेंस इज कॉल्ड x टू x करस्पॉन्डेंस, यानी दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। क्या हमारे पास जी, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, लेट x। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन, लेट x एंड y बी अ सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स। अ फंक्शन c फॉर कांस्टेंट फंक्शन, करस्पॉन्डेंस क्या है इसकी, x टू y एक करस्पॉन्डेंस कांस्टेंट फंक्शन है डिफाइंड बाय द c ऑफ x इज इक्वल टू a, एक फिक्स्ड नंबर a जो कि y से बिलोंग कर रहा है और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। क्या हम x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। सो 2 इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट फंक्शन को। y इज इक्वल टू 2, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर होती है कि हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज ऑलवेज इसमें वो नंबर जो फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में 2 है तो इस तरफ फिक्स वैल्यू ही रेंज आएगी, क्योंकि डोमेन तो हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, लेकिन हमारे पास आंसर एक ही नंबर आएगा जो कि 2 है। याद रखें हम ये y इज इक्वल टू 2 ये एक रिलेशन डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर इसे फंक्शन फॉर्मेशन में लिखना हो तो आपको पता है हमने लास्ट ये देखा था कि फंक्शन को इस नोटेशन में लिखा जा सकता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास ये एक फंक्शन का एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें हम x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू y की वैल्यू आप पुट कर दें x, तो ये हमारे पास x टू x कॉरस्पॉन्डेंस बन जाएगी। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो y की जगह अगर हम एफ ऑफ एक्स लिख दें तब भी ठीक है, या हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब x की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा एक फिक्स आंसर आएगा जो कि 2 होगा। सो दैट्स व्हाई द डोमेन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज r एंड द रेंज ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज a। a इज अ फिक्स्ड नंबर जो भी फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट रिलेशन फंक्शन, नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन भी आप क्लास 10 में और फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। अ फंक्शन आर एक्स of the form p of x over q of x where both p of x and q of x are the polynomial function होने चाहिए and q of x does not equal to 0। यहाँ पे आप q of x लिख दें, q of x does not equal to 0, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है, डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन ये है कि x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते रियल नंबर में से। बस ये आपने ध्यान में रखना है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन में ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए जो डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, वो एलिमेंट नहीं होंगे। बाकी जो सेट बनेगा वो हमारे पास डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन होगा। तो रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन क्या है? आर के सब सेट आते हैं हमारे पास आंसर में, मुख्तलिफ किस्म के नंबर होंगे जो कि रियल नंबर होंगे, जिसको हम सबसेट ऑफ द रियल नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन की टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप फर्स्ट ईयर और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में लाई कर रहा हो। ठीक है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, ए ग्रेटर देन 0 हो और ए 1 नहीं होना चाहिए। डिफाइन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर ईच डिफरेंट कांस्टेंट ए की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी डोमेन रियल नंबर है बट रेंज इसकी स्पेसिफिक है, रेंज इसकी पॉजिटिव नंबर आएगी, पॉजिटिव 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर इसकी रेंज में आएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास है कि इफ x इज इक्वल टू a पावर x, सॉरी यहाँ पर x की जगह पर आप इस x की जगह पर आप y लिख लें कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू a पावर y हो, देन आप इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्मेशन में, तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू log x बेस a where a greater than 0 and a not equal to 1। this is called the logarithmic function। और यहाँ पर भी हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास x जो है वो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास क्या है कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। सेम एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास डोमेन जो थी वो लॉगरिथमिक का रेंज है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो रेंज थी हमारे पास वो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ही करस्पॉन्डेंस जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन की ही करस्पॉन्डेंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जी, तो स्टूडेंट ये थी बेसिक फंक्शन की टाइप्स। अब हम चंद एक इम्पोर्टेंट फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के व्हाट इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हम y को इजीली इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि सिंबॉलिकली रिटन एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक आम जो हमारे पास एक फंक्शन होता है उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। यानी इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जिसमें एक सिंगल y, लेकिन इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन ये बनेगी कि अगर हम y को इजीली इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस कर लें तो ये फंक्शन हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। यानी एक एग्जांपल आपको मैं और दे देता हूं जिससे आप यानी एक्सप्लेन से समझ जाएंगे इसकी डेफिनेशन को। फर्ज करें हमारे पास रिलेशन में दो y ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, या इस तरह हम कहें कि हम इजीली y को इन टर्म ऑफ x लिख सकते हैं, देन हम इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। यानी जैसे कि आप देखेंगे अगर हम y को इकट्ठा कर लें, y इज इक्वल टू -3y दैट इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ से अगर हम y को कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा 1 - 3 इज इक्वल टू 2x।
तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x डिवाइड बाय -2, दैट इज y इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास y इन टर्म ऑफ x लिखा जा सकता है। तो हम इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है जिसमें हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्मेशन में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे पास ये एक फंक्शन एग्जांपल में दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम यहाँ से y को अलहदा नहीं कर सकते क्योंकि y की पावर 2 आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जिसमें हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में एक्सप्रेस ना कर सकें and symbolically written as f of x y is equal to 0. That is very important MCQs. इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अक्सर वो ये पूछ लेता है कि ये रिलेशन या ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, सिर्फ वो सिंबॉलिकली फॉर्मेशन दे देता है और वो पूछता है ऑप्शन में कि कौन सा फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन फंक्शन। जी, तो अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी अगर हम फंक्शन में x को रिप्लेस करवा दें माइनस एक्स के साथ और फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, देन हम उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे। और ऐसा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, यानी वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अब जैसे कि हम देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है क्योंकि अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स भी लिख दें तो आपको पता है कि cos माइनस अब्सॉर्ब कर जाता है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख भी दें कि माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos x। तो f ऑफ x माइनस एक्स ये हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि cos x ही हमारा फंक्शन था। सो cos x हमारे पास एक इवन फंक्शन है। सिमिलरली एक अलजेब्रिक फंक्शन भी हमें दिया गया है जो कि इवन है, यानी x को अगर हम रिप्लेस करवा दें माइनस एक्स से भी तो भी उसका स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो हमारे पास अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा फंक्शन। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसमें अगर हम x को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फंक्शन भी नेगेटिव हो जाए, पूरे का पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाए, तो उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास साइन है, क्योंकि आपको पता है माइनस को बाहर फेंक देता है, जैसे कि हमारे पास टेन है, जैसे कि हमारे पास कॉट है, जैसे कि हमारे पास कोसिकन है। ये तमाम फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है क्योंकि माइनस को बाहर फेंक देते हैं। आपको भी पता है कि ये एफ ऑफ एक्स अगर हम जो हमारे पास साइन एक्स है इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स हमारे पास फंक्शन है तो हम लिख देंगे माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखें तो क्या रिजल्ट आया कि एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया। तो दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, इसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ये है कि x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द पॉजिटिव x होगी व्हेन x ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव x होगी व्हेन x लेस देन 0। जी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 है और उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं तो वो आपके पास 3 आएगी, और अगर हमने इसका मॉड लेना है माइनस 4.12 का, उसका अगर हम मॉड लें तो वो भी वैल्यू 4.12 आएगी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ये समझते हैं कि मॉड की वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। बिल्कुल ठीक है, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर मॉड के अंदर जो नंबर है उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके मॉड के अंदर वैल्यू जो पॉजिटिव है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फिक्स वैल्यू है, 3 एक फिक्स वैल्यू, आपको पता है ये पॉजिटिव वैल्यू है, उसको तो आप पॉजिटिव ही लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव के लिए मॉड का आंसर भी पॉजिटिव है। आप इसको गौर से देखें कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी x की, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि x की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके लिए मॉड का देखें आंसर भी उसने पॉजिटिव दिया हुआ है। लेकिन अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू आप नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मॉड का फंक्शन आंसर भी नेगेटिव होगा। तो सो दैट्स व्हाई अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव नेगेटिव होके फिर पॉजिटिव बन जाती है, इसीलिए आंसर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि अगर माइनस
4.12 का अगर हम मॉड लेंगे तो देखें जो नंबर हमारे पास अंदर है वो नंबर हमारे पास नेगेटिव है। ओके, अब ये नंबर हमारे पास है लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, ये हमारे पास लेस देन 0 है। अब मॉड इसका क्या आंसर देगा, माइनस वही नंबर, इधर तो एक्स पॉजिटिव था ना, माइनस वही नंबर, तो हम लिखेंगे माइनस, अब वही नंबर हमारे पास है -4.12, तो हम माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 4.12 आ जाएगा हमारे पास आंसर। लेकिन अक्सर एक एमसीक्यू आता है जिसको बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, जिसमें लिखा होता है ए मॉड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर ए इज लेस देन 0। अब इसको अगर हम नोट करें तो ए हमारे पास मॉड के अंदर जो नंबर है वो तो पॉजिटिव नजर आ रहा है कि इसके साथ कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ये जो ए हमारे पास है ये इन जनरल हम इसको ए लिख रहे हैं, लेकिन ये नंबर सारे नेगेटिव है, यानी ए की जितनी भी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है, ए लेस देन 0 है। अब जब हम इसको पे मॉड अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि अब मॉड में जो नंबर ए है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है, मॉड में जो नंबर ए है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो अक्सर स्टूडेंट यही गलती करके इस वाले को चूज कर लेते हैं और आंसर पॉजिटिव ए वाले ऑप्शन को टिक कर आते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि वो इस रिस्ट्रिक्शन को नहीं देखते कि इस रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है कि ए लेस देन 0, यानी ए जो है वो नेगेटिव है। अब मॉड के अंदर वाला नंबर जो है अगर नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव वही नंबर होगा, तो आंसर नेगेटिव वही नंबर, अब वही नंबर क्या है ए, तो आंसर इज माइनस ए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जी, ये था स्टूडेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ द फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, आपको फुल गाइड करूंगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।